Good morning, everyone. Let's begin with today's analysis of the Hindu, November 3rd, 2020. सबसे पहले हमारे फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन. अगर आप थोड़े दिनों से ये द हिंदू का एनालिसिस सुन रहे हैं तो इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फॉर द वंस हु हैवंट, लेट मी स्टार्ट अ लिटिल बिट रिगार्डिंग दिस. तो सबसे पहली बात ये है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती है हमारे देश में. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमेशा जब भी डेट ऑफ इलेक्शन, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट की इलेक्शन हो, डेट ऑफ इलेक्शन जैसे ही हमें हमारे सामने आती है टिल द रिजल्ट डे, इन दिनों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अप विद समथिंग कॉल्ड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है सारे के सारे पॉलिटिशियंस के लिए, जिनको मानना बाइंडिंग नहीं है. दिस डॉक्यूमेंट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर. ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता. हाउएवर कुछ प्रोविजंस होती हैं आरपीए से, आईपीसी से, सीआरपीसी से, जो उठा के इसमें डाली जाती हैं. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दीज प्रोविजंस बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दे बिकम बाइंडिंग. क्योंकि हमने इन तीनों एक्ट से कुछ ना कुछ उठा के एमसीसी के अंदर डाला है. जैसे कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं ले सकते, इंटॉक्सिकेंट्स बेच के वोट नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह. इसीलिए ये वाले पॉइंट्स बाइंडिंग हो जाते हैं. अब ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कह रहा है, इसमें एक पॉलिटिशियन के ऊपर ये आरोप लगा. ये पॉलिटिशियन जो है ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर है. मतलब हर पोस्टर में हर जगह जाके, मतलब ही इज द वन, ही इज द फेस ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी. इस इंसान ने एक एक और पॉलिटिकल पार्टी की एक महिला को कुछ डेरोगेटरी इंसल्टिंग वर्ड्स बोले. ही कॉल्ड हर एन आइटम. ये चीज जैसी ही हुई, हमने देखा है कि महिलाओं के खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है, इवन मेन के खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली रॉन्ग. एंड हेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस इंसान को बोला कि आप स्टार कैंपेनर नहीं रहे. अब ये स्टार कैंपेनर जो थे, ये पॉलिटिशियन जो थे, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास. सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उन्होंने आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत एक सेक्शन की बात की, कॉल्ड सेक्शन 77 क्लॉज 1. ये सेक्शन 77 ये कहता है कि कौन सा इंसान स्टार कैंपेनर बनेगा ये केवल पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड कर सकती है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता. तो हमें इस स्टार कैंपेनर को रखना है या इसको हटाना है, ये डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए. ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आता ही नहीं है, ये इसकी पावर ही नहीं है. ये इनकी पिटिशन थी. और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं निकाल सकते किसी भी स्टार कैंपेनर को फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी. ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दे सकती हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होंगे उनको आप कह पाए कि आर्टिकल 19 जो है क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हर एक इंसान के पास है. एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. पर किस हद तक है वो हदें डिफाइन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर सकते हैं. पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है टू रिमूव द स्टार कैंपेनर. So let's read this. SC stays EC order revoking star campaigner status of Nath says, who gives you the power to determine who is the leader of my party? Asks Chief Justice of India of the party. The Supreme Court of on Monday stayed the order. मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा देना, मतलब उसको रोक देना, स्टे कर दिया. The order of election commission revoking the star campaigner status of former Madhya Pradesh CM Kamal Nath. The three judges bench said that the commission had no power to determine who should be the star campaigner of the political party. मैं सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बाकी सब कुछ पॉलिटिशियंस के नाम से रिलेटेड है,
डेट से रिलेटेड है. We are just talking about the facts that are important to us, for us. On October 30th, the Election Commission found Mr. Nath guilty of violating the Model Code of Conduct in place for the by-elections. What are by-elections? By-elections होते हैं कि already हमने किसी इंसान को 5 साल के लिए, let's suppose, for example, 5 साल के लिए किसी को हमने elect किया है. 5 साल खत्म होने से पहले ही वो इंसान चले गए, लेट्स से उनकी मृत्यु हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है कि उनका ऑफिस वेकेंट हो गया, मतलब अब 1 साल रहता है और ये 1 साल ये सीट वेकेंट रहेगी. अगर तो ये सीट 6 महीने से कम देर के लिए वेकेंट रहती तो कोई बाई इलेक्शंस नहीं होती. अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर एक सीट वेकेंट रह रही है तो इस सीट के लिए हम बाई इलेक्शंस कराते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि ये वाले इलेक्शंस पे जो बंदा आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, ही विल रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर द रिमाइंडर पीरियड. सो वो इंसान आएगा केवल 1 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं आएगा. ये होती है बाय इलेक्शंस. सो दैट इज फाइन. So hence we are reading about this prerogative of the party. Section 77, subclause 1 of Representation of People Act 1951, read with the guidelines for star campaigners issued by the Election Commission from time to time, makes selection or revocation of star campaigners the sole prerogative of the political party. Sole prerogative मतलब कि ये सिर्फ political party ही decide कर सकती है. He urged the court to frame appropriate guidelines for speeches during campaigning by the star campaigners or campaigners, keeping in mind the right to freedom of speech and expression and concepts of democratic elections. So, frame certain guidelines. कोर्ट को फ्रेम करनी चाहिए गाइडलाइंस कि क्या चीजें बोली जा सकती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आड़ में और क्या चीजें गलत मानी जाएंगी. और फिर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो सबको मानना ही मानना पड़ेगा. इट विल बी बाइंडिंग अपॉन देम. The revocation of his name from the star campaign list impeded the principle of free and fair level playing field in elections. So इसीलिए अब ये जो स्टार कैंपेनर हैं वो रहेंगे, उनको हटाया नहीं जा सकता. इसके बाद फ्रंट पेज पे एक और पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल है. ये न्यूज आर्टिकल किस चीज के ऊपर है ये ध्यान से समझिए. काफी देर से हमारी सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस थिंग कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक नया टर्म नहीं है, काफी देर से चल रहा है. और इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइंस दी हैं कि फटाफट से हमें ये चीज खत्म करनी पड़ेगी. राइट? ओके. नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अगर कल जाके मुझे पता चला कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इंसान जो काम कर रहा है वो इंसान के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि ये क्रिमिनल केसेस पहले उसकी सुनवाई हो, फिर जाके ये पॉलिटिकल कैंडिडेट अगर तो क्रिमिनल निकले तो फिर तो वो कंटेस्ट करे ही ना इलेक्शंस के लिए. लेकिन अगर वो क्रिमिनल ना निकले तो मैं बहुत उस इंसान को ट्रस्टवर्दी मानूंगी. आई विल हैव फेथ इन द सिस्टम एंड आई विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम जब मैं उसको अपना लीडर इलेक्ट करूंगी. सो ये वाली भावनाओं को समझ के नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपेंड. सो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एन.वी. रमन. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े जी के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद द नेक्स्ट इन लाइन इज हिम. ही इज गोइंग टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी सारे के सारे ऐसे केसेस को रफा दफा करो जिसमें जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स या मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं. सो पॉलिटिकल पार्टी में से आए हुए कोई लीडर्स जो आज की डेट पे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उनकी फटाफट से सुनवाई करी जानी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला. ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं. इनफैक्ट इवन द पब्लिक वांट्स दिस टू हैपन. करेक्ट? अब क्या हुआ कि
इसके बाद राइट आफ्टर दिस ये अक्टूबर 10th को एक लेटर इशू हुई जिसके ऊपर डेट अक्टूबर 6th की है, और इस लेटर में जो आंध्र प्रदेश के सीएम है और उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, इन दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस जस्टिस एन वी रमन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू होनी चाहिए। So, ये गए इनके अगेंस्ट, कहते इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करो कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। अब ये थोड़ा सा उटपटांग लगा क्योंकि इनमें से ये जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन पे काफी सारे क्रिमिनल केसेस अभी हैं। जस्ट बिकॉज किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस होते हैं डज नॉट मेक दैट पर्सन गिल्टी, बिकॉज हमारी कंट्री में हम बोलते हैं कि आप बेगुनाह हो तब तक जब तक आपका गुनाह 100% 100% प्रूव ना हो। सो अब जैसे ही इस जस्टिस ने बोला सबके केसेस रफा दफा करो, तो कहीं ना कहीं से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लगा कि ये जस्टिस कुछ गलत काम कर रहा है, तो इन्होंने बोला इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करो। ये देखने के बाद एक पीआईएल जारी की एक इंसान ने, अश्विनी कुमार उपाध्याय, एंड ही सेज कि ये पीआईएल के द्वारा ही सेज कि ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल एडवाइजरी के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज कंटेम्प्ट? कंटेम्प्ट इज कि मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कोई बाधा लगा रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ जिसकी वजह से कोर्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमारी कहानी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोला कि फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस होना चाहिए जहां पे किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर क्रिमिनल केसेस हों। फिर वो इनोसेंट निकले गिल्टी निकले वो तो पूरी कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसी के बाद देखा गया कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला कि इस पर्टिकुलर जज के खिलाफ आप प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। तो बेसलेस चीज लगी और थोड़ी अजीब चीज लगी जिसकी वजह से एक पीआईएल जारी हुआ और बोला कि ये दोनों के दोनों जस्टिस एनवी रमन के काम पे बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। और ये पीआईएल जारी करके किसको बुलाया गया? हमारे अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने बोला कि ये जो यहाँ पे अक्टूबर 10th पे ये जो चीज आई है ये थोड़ी उटपटांग लग रही है मुझे, पर कहते हैं मैं फिर भी ये केस अपने अंडर नहीं लूंगा क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑलरेडी पता है, तो मैं उनके ऊपर ये चीज डाल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करूंगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो नाउ लेट्स रीड इट। एजी अटॉर्नी जनरल डिक्लाइंस कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट Jagan Mohan Reddy. Jagan Mohan Reddy is the chief minister. So, but timing of the Andhra Pradesh chief minister letter to CJI could be a suspect. So, ये जो लेटर गई है कि जस्टिस रमन के अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग शुरू कीजिए, ये सीजेआई को ही भेजा गया है। एंड के वेणुगोपाल सेज कि सीजेआई को ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। So what has happened is Attorney General K.K. Venugopal declined consent to initiate contempt proceedings against Andhra Pradesh Chief Minister and his principal advisor. Mr. Venugopal, however, said that the timing itself of the Chief Minister's letter, ye wali cheez, of the Chief Minister's letter to the Chief Justice of India containing allegations against the Supreme Court Judge N.V. Raman and subsequent public release of the document could certainly said to be a suspect. The Attorney General was responding to a petition filed by Supreme Court Advocate Ashwini Kumar Upadhyay for his prior consent under the Contempt of Court Act to initiate proceeding against Mr. Reddy and Mr. Kalam. Right? Mr. Venugopal said Mr. Reddy's letter on October 6th and its release by Mr. Kalam at a press conference held on October 10th was suspect because they came in the background of the order passed by Justice Raman September 16th को। तो September 16th को उन्होंने क्या बोला जस्टिस रमन ने कि सारे pending prosecutions of elected representatives to be taken up
and to be disposed of expeditiously, मतलब बहुत ही फटाफट से. Now in this context अटॉर्नी जनरल ने क्या बोला कि 31 क्रिमिनल केसेस हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऊपर. So in this background, prima facie is on the face of it, the conduct of the said person is contumacious, मतलब बहुत ही ऐसे ऊटपटांग सा, थोड़ा सा अजीब इसका ये वाला स्टेप लगा कि मतलब जिसके ऊपर 31 केसेस हैं, वो केसेस के बारे में जब एक जस्टिस बोल रहा है और फिर उस इंसान ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाके कि उस इंसान को हटा दो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है. So I have carefully gone through the contents of your petition. I find that the objectional statement have been made in a letter dated October 6th. Right, CJI, he says, is aware of the matter. So it was Mr. Upadhyay's PIL against the criminalization of politics and the long pending trial against legislators that had led the top court to order the setting up of special courts to try MP and MLA expeditiously. So they are saying that Mr. Reddy is not only indulging in bench hunting, but also wants the top court to stop hearing such PIL. This is not a silly, mischievous, deceitful act, but a deliberate, fraudulent, calculated attempt to not only undermine the apex court, but also to terrorize the judiciary. ये PIL में लिखा था कि ये एक तरीका है जिससे हम जुडिशरी को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर केसेस करेंगे तो हम आपके ऊपर केस करना शुरू कर देंगे. So let's see what comes of it as and when it happens. अब next हमारा पेज 2 में आ गया दिल्ली की न्यूज़. So according to Chief Minister of Delhi, only high-tech service industries can now open up in Delhi. केजरीवाल is saying. So दिल्ली के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा एयर में पोल्यूशन वगैरह लेवल्स आर वेरी वेरी हाई. सो देयर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग ग्रीन दिल्ली. अब दिल्ली की जो मेन इकोनॉमी है वो है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, सर्विसेज सेक्टर, राइट. फूड, बेवरेजेस, सीए, सीएस, लॉयर, टीचर, आईटी सर्विस, ये सारे कॉल सेंटर्स, ये सारे के सारे मेन इकोनॉमी है दिल्ली की. अब क्या हुआ कि दिल्ली में लाइक वी हैड स्पोकन अबाउट इट, देयर आर एक तो इंटरनल फैक्टर होते हैं पोल्यूशन के लिए, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं पोल्यूशन के लिए. जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज. तो इस पहल से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोल्यूशन कॉजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शिफ्ट कर देंगे बाहर दिल्ली से और हाईटेक सर्विसेज सेक्टर को दिल्ली का पार्ट बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर. सो लेट्स रीड इट. इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड प्रमोट ग्रीन दिल्ली, he said that only high-tech and service industries to operate in new industrial areas in the city. Manufacturing units operating in the old industrial areas will now be encouraged to shut down and switch to service sector. Adding that the move would provide opportunities to high tech and service industries which have been moving to other parts of NCR to set up offices in new industrial areas. The chief minister said that the main economy of Delhi is service based and such industries were earlier placed under the office category, which meant that they could open only in the commercial areas according to the master plan of Delhi. So ये जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ और सिर्फ मेन कमर्शियल एरियाज में बन सकती थी पुराने प्लान के अकॉर्डिंगली. और ये जो मेन कमर्शियल एरियाज थे वहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे. तो ये सर्विसेज सेक्टर वाली जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि मेन कमर्शियल एरिया इन दिल्ली के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो वो शिफ्ट कर जाती थी गुड़गांव में, गुरुग्राम में और नोएडा में. सो अब क्या है कि अब अगर उनको ये अलाउ करोगे तो उनके लिए चीप हो जाएगा अपनी हाई टेक सर्विसेज इंडस्ट्रीज को ओपन करना इन द मेन सिटी. They will be able to avail cheap and spacious location in industrial spaces in Delhi itself. The move is a step towards getting rid of polluting industries such as iron, steel and plastic in Delhi. तो इन सबको shift out कर दिया जाएगा और इनको बोल दिया जाएगा कि आप हाईटेक सर्विसेज इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखें. अच्छा, ये जो प्रपोजल है ये 3-4 साल से बैठा है सेंटर के पास एंड फाइनली इट हैज
been given the green signal, which is great. In the coming days, we hope that all manufacturing industries will be shut down and more service industries will be open in Delhi. So now, what are these service sector industries? CA का काम, lawyer, media companies, computer hardware, software industries, IT service, internet email providers, customer interaction service like call centers, um, and other telecommunication centers, email help desks, back office प्रोसेसिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मच मोर. इन सबको अगर हम रख देंगे तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. Now again, farm fires, see stubble burning without even one break has been coming every day in your newspaper. रोज stubble burning के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है. So farm fires biggest contributors to pollution. तो कहते डेलीइट्स बहुत काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक ताकि वो पोल्यूशन लेवल को थोड़ा कम कर सके इन द कैपिटल. लेकिन स्टबल बर्निंग बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है पोल्यूशन में इस सिटी में. तो their hands are tied because when it comes to stopping toxic haze from stubble burning from polluting the city, कहते हैं हम internally अपने changes कर सकते हैं. जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बोल रहे हैं कि आप हाई टेक सर्विसेज इंडस्ट्री बनो या फिर मेन दिल्ली से निकल जाओ ताकि इंटरनल फैक्टर्स थोड़े कम हो जाए. लेकिन हम लोग अपने आप को मतलब हम इस स्टबल बर्निंग की वजह से जो टॉक्सिक पोल्यूट पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं. So he requested the center to take some actions rather than to just make a commission. अभी EPCA को हटा के एक कमीशन बना दी 22 साल के बाद. तो politicians are saying and union environment minister is also saying that we should be taking actions rather than just making new commissions, because pollution combined with the current pandemic can cause catastrophic consequences for the people of Delhi for sure. क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू कोविड डेथ्स. तो इसीलिए इसको ठीक करना थोड़ा बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज इन्होंने लिखी है, ऑल्दो बहुत ही ऑब्वियस चीज है. लेकिन पोल्यूशन इज नॉट डिफाइंड बाय स्टेट बाउंड्रीज. ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट की बाउंड्री एक जगह से शुरू हुई एक जगह पे खत्म हुई तो पोल्यूशन सिर्फ यहीं पे है और उसकी नेबरिंग सिटीज में पोल्यूशन जा ही नहीं सकता. It is defined by air sets. It has an air set of around 300 kilometer, which means that pollution will affect a radius of 300 kilometer. People are being ignorant of this fact. Are they being ignorant, or are they aware and they are just being indifferent towards it? Is two different things. See, एक तो हो गया ignorant कि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ये जो हम काम कर रहे हैं उससे किस किस को अफेक्ट होगा. एक होता है इंडिफरेंस. करेक्ट. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स. सी, फार्मर्स को भी नहीं जलाना अपना स्टबल, लेकिन उनके लिए वो एक लो कॉस्ट टेक्निक है. जब तक उनको आप कोई बेटर टेक्निक नहीं दोगे फार्मर्स ये करेंगे. बिकॉज हैप्पी सीडर मशीन एंड रोटावेटर मशीन दे दिया और कम दाम पे दे दिया वो इनफ नहीं होता फार्मर्स के लिए, क्योंकि दे आर नॉट, उनके पास इतनी ज्यादा जमीन भी नहीं है, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदें. ऊपर से उस मशीन में इतना तेल लगता है, वो भी बहुत ज्यादा उनके लिए पैसा लग जाता है. सो इट्स नॉट एज इफ फार्मर्स डोंट नो कि पोल्यूशन हो रहा है, बट दे डोंट रियली हैव अनदर चॉइस, राइट. उनका लाइवलीहुड इज ऑल्सो डिपेंडेंट है. सो यहाँ पे आना चाहिए स्टेट का काम. जैसे कि ऑल्टरनेटिव यूजेस, जैसे कि मशरूम फार्मिंग में जो इनपुट होता है वो स्टबल होता है. अगर ये अवेयरनेस पैदा करें और मशरूम फार्मिंग भी थोड़ी ज्यादा करें तो ये एक तरीका है स्टबल को यूज करने का. स्टबल को यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेपर में, बहुत सारे और गुड्स में. वो भी एक तरीका है स्टबल को यूज करने का. और सबसे ज्यादा जो आज की डेट पे चीपर ऑल्टरनेटिव है उसकी भी बात हम कर चुके हैं वैसे, बट इट इज द चीपर ऑल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग, which is a biodecomposer developed by the Pusa Research Institute, which has shown extremely positive results. So ये क्या था, ये स्टबल को डिकम्पोज करने में बहुत ही जल्दी जल्दी डिकम्पोज ये हो जाता है इस चीज को यूज करके, जिस वजह से आपको बर्न करने की जरूरत नहीं. और हार्वेस्ट के बाद
नेक्स्ट सोइंग सीजन से पहले बहुत जल्दी आपका लैंड प्रिपेयर भी हो जाता है और ये आपके सॉइल को फर्टाइल भी करता है। तो इस टाइप की चीजें बनानी चाहिए लो कॉस्ट पे, ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव लगे ये यूज करना। Correct. So collective effort is required, and a red light campaign in 272 wards to reduce the local sources of pollution. इसका wards अगर हम word use कर रहे हैं, मतलब urban local bodies से हम ये शुरुआत कर रहे हैं, which is the greatest thing that they can do. You should go on to the smallest grassroots level, and then you should start working towards it. Right. So, increased local surface wind speed and the decrease in the strength of nighttime inversion have improved dispersion conditions and are likely to influence positively for the next 2 days. So, this is about Delhi and Delhi ka pollution control. Iske baad, we are going on to the next one. So, यहाँ पे High Court denies relief to school principal in the riot case. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक राजधानी पब्लिक स्कूल में काफी राइट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ अलेजिडली वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने नहीं बताया, पर सबूत ऐसे दिख रहे हैं कि प्रिंसिपल ने ये किंग पिंग था, मास्टरमाइंड था इस पूरे इंसिडेंट को लेके, जहां पे उसने अलाउ किया राइटर्स को अपने स्कूल में आना एंड वहां पे चीजों को तहस नहस करना और टेरेस पे जाके बंदूक से गोलियां चलाना, जिससे 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है. If school administrators and school teachers are allowing such things to happen, then how can a parent trust the fate of his or her child with such administrators? मतलब कि अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा काम करा रहा है, तो ऐसे स्कूल में या किसी भी स्कूल में भेजने से पहले पेरेंट्स 100 बार सोचेंगे अपने बच्चे की सेफ्टी को लेकर. सो इट दिस शुड बी सीन एज एन एग्जाम्पल कि ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, एंड मोर सो एक एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए, या फिर एक स्कूल के प्रिंसिपल को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो फ्यूचर ऑफ द जनरेशन है उसको हम सौंपते हैं ऐसे लोगों के पास. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस. The entire country is aggrieved by the action of such offenders who tarnish the basic secular fabric of the nation and needs to be punished severely. Personal liberty of an individual, though precious, is of little value if the larger interest of the people and nation are at stake. It's very simple कि आज की डेट पे सेक्युलरिज्म को बचाना बहुत जरूरी. पहली बात तो अगर एजुकेटर्स इसको खराब कर रहे हैं, then that is the worst thing that can happen to our society. पर्सनल लिबर्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब उसके सामने नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी बड़ी बन ही जाती है. करेक्ट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पेज. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हाँ. सो वॉर ऑफ वर्ड्स over suspension of goods train to Punjab. Again, this is something that we've spoken about, so we are not going to get into that much. अगेन इधर क्या है, जो पंजाब की बात हमने कल की थी कि पंजाब में गुड्स की ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स के आगे पीछे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कह रहा है कि ये तो बड़ा अनसर्टन कर देता है कंडीशन हमारे लिए, और हमें सेफ्टी के प्रॉब्लम्स रह रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम गुड्स की ट्रेन को सस्पेंड कर रहे हैं. जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोला कि सिर्फ पंजाब नहीं सफर करेगा, नेबरिंग स्टेट्स भी सफर करेंगी, लाइक हिमाचल प्रदेश एंड JNK एंड योर आर्म्ड फोर्सेस, और इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. ये वाला आर्टिकल इज जस्ट ट्राइंग टू पिट वन पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट अनदर. दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ कुछ कुछ बोल रही हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो इंस्टिगेटिंग फार्मर्स बाय मिस इन्फॉर्मिंग देम टू गेन पॉलिटिकल माइलेज. ये सही है कि गलत है नहीं पता, पर कभी भी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो सॉर्ट ऑफ वीक को कभी कभार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. ये इस केस में हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता.
ये स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी भी हो सकती है, मुझे क्यों नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट स्टैंडिंग देयर विद पीपल लिसनिंग टू एवरी वर्ड दैट दे आर टेलिंग द फार्मर्स। एक होती है माइनॉरिटी, एक होती है मेजोरिटी, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कुछ भी ऐसे, इन टर्म्स ऑफ पैसा। सो स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। एक होता है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, एक होता है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि ये इंसान आपकी लड़ाई लड़े किसी और के सामने, वो गलत है, करेक्ट। अगर वो हो रहा है तो गलत है, नहीं हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होना चाहिए। So, workers were actively indulging in brazen falsehood in a bid to exploit the sensitive issue to promote their political interest. Until and unless, ये सबसे रैशनल चीज मुझे लगी, कि जब तक आप फार्मर्स को एक लीगल गारंटी नहीं देते कि आपका क्रॉप एमएसपी पे प्रोक्योर पक्का ही पक्का किया जाएगा, ऐसी कोई एक्ट बनाओ, कोई सेक्शन बनाओ, कोई उस पे पनिशमेंट रखो, ताकि एक फार्मर को लगे कि हाँ यार, एमएसपी पे तो मेरा प्रोड्यूस प्रोक्योर होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो ये मेरी रेमेडी है, मैं इस कोर्ट में जा सकता हूँ, इतनी इस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज व्हेन द फार्मर विल बी एट ईज, क्योंकि कोई उसको आके कह रहा है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं होगी, और कोई डिफरेंट लोग आके कह रहे हैं कि आपका एमएसपी भी जाएगा इससे। सो a farmer needs to have that faith in the government. The interest of the farmer could not be safeguarded जब तक हम उसको legal guarantee नहीं देते. The state government should guarantee to the farmers to purchase the crop at MSP on all crops including wheat and paddy. The minute you give them this reassurance, अगर आप ये reassurance उनको दे दो, उसके अलावा उनको कोई problem नहीं होनी चाहिए। अब फ्लरी ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स फ्लैग्ड। सो अब एक आरटीआई एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंगली, सो पहले मैं आपको ये बता दूं, एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, एक स्टेट सिविल सर्विसेज से एक ऑफिसर है, दोनों के दोनों की रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट का मतलब है कि इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि एक यंगस्टर के पास नहीं हो सकता, और इस एक्सपीरियंस से ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। मैं ये नहीं कह रही कि यंगस्टर्स एफिशिएंट नहीं होते, यंगस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, नए आइडियाज़ होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होता है जिन्होंने वो काम हाथ से किया हो, नॉट उनके पास जिन्होंने सिर्फ किताबों में उसको पढ़ा हो। सो आईएएस और स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिटायर हो चुके हैं। अब क्या है कि आपको नीड अराइज हो रही है इन ऑफिसर्स की, तो आपने क्या किया, आपने रिटायरमेंट के बाद दोबारा से उनको अपॉइंट कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स विल यू रीअपॉइंट दीज रिटायर्ड ऑफिसर्स? एज मेनी टाइम्स एज वी नीड। कोई तो तरीका होना चाहिए इसका बताने का, क्योंकि क्या है कि अमटीन टाइम्स अगर बार बार आप उनको रिटायर्ड ऑफिसर, और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को ही आप बार बार रीअपॉइंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिव कुछ और दिखता है। सो दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसने एक क्वेश्चन पूछा है, लेट्स रीड इट। एट अ टाइम वेयर ओडिशा इज फेसिंग ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, the state government is re-engaging officers and other employees after their retirement without a clear reappointment policy. So there is no problem with the reappointment. Reappointment होनी चाहिए, पर सबसे पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि इतने सारे जो यंगस्टर्स हैं या इतने सारे लेबर फोर्स के जो लोग हैं, उनके पास नौकरियां वैसी ही नहीं है। अब इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप रीअपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर रीअपॉइंट जब आप कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको कोई क्लियर डिमार्केशन देना पड़ेगा, कोई क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस बेसिस पे आपकी रीअपॉइंटमेंट होगी, अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, right? So, without a clear reappointment policy, officers of the IAS and Odisha Administrative Services were found to be appointed to various positions immediately after retirement. And there is a long list of such officers. So, Mr. Pradhan, ये जो RTI activist है, he alleged that appointments were arbitrary in nature. सी क्लियर पॉलिसी होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, तो आर्बिट्रेरीनेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर क्लियर पॉलिसी नहीं है तो हमें नहीं पता कि आप उस एक इंसान को इतनी बार रीअपॉइंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है कि क्योंकि वो एक्चुअली एफिशिएंट है।
So Deepak Kumar Mohanty, an Indian Forest Service officer, has been reappointed 8 times since his retirement in 2018. Okay, he has been reappointed 8 times, not a problem. But on the basis of what? इसने इन्होंने ऐसा क्या किया, इनका एक्सपीरियंस क्या था, और ऐसे कौन और लोग हो सकते हैं जो इनकी तरह काम करें ताकि इनको भी रीअपॉइंटमेंट 8 बार मिले. दैट इज वाई वी नीड अ क्लियर पॉलिसी. सिमिलरली दिलीप कुमार मोहंती, an IAS, who was working with the Chief Minister's office, has been given 1 year ka extension 4 times since 2016, right? He said R. Balakrishnan, a top IAS officer, has been appointed advisor to the government after his retirement in 2019 for an unknown period. मतलब term ही नहीं बताया कि कितनी देर तक है. ठीक है, ये नहीं है कि इन लोगों को क्यों आपने पकड़ के रीअपॉइंट किया, ये है कि आप क्यों नहीं कोई क्लियर पॉलिसी बना रहे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आईएएस ओएएस ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. as many as 20 class 1 officers were given reappointment as consultant in the water resource department. It seems that the Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation has not found any skills in the job market. The corporation has absorbed 96 retired employees, including officers and office assistants. मतलब कि जॉब मार्केट में आपको एम्प्लॉयबिलिटी इतनी कम है लोगों की, स्किल इतने कम है लोगों के कि आप ऑलरेडी जो रिटायर्ड लोग हैं उनमें से 96 लोगों को आपने अपॉइंट किया है. तो कुछ तो रीजन होना चाहिए. इसका मतलब ओडिशा, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ओडिशा में जो यंगस्टर्स हैं दे आर नॉट दैट स्किल्ड, तो उनको स्किल लेवल उनका इंक्रीज करने का भी एक तरीका ओडिशा की सरकार को बनाना चाहिए. वी आर नॉट टोटली अवर्स टू रीअपॉइंटमेंट. सम ऑफिसर्स विद स्किल लेवल आर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल, बट दे कैन नॉट बी ऑफर्ड पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स फॉर अमटीन टाइम्स. मतलब जितने भी टाइम वो चाहें, हमेशा तो नहीं हो सकता, और कोई पॉलिसी होनी चाहिए इसके ऊपर. Then we come to page 5, which is about a little bit about Bollywood, so not at all important for you, right? Okay. Decision on financial relief for electricity consumer before Deepavali. So एक decision लिया जाएगा, तो I hope before Deepavali this also comes to picture and then we will read about it. अब हम जाएंगे editorial section के पास. So editorial section के पास सबसे पहले they are talking about education, the nation and the states. So इस ये पूरे के पूरे आर्टिकल में basically what they're trying to say is they are trying to talk about the history of how हमारी current date education policy बनी है. They are also talking about the fact कि center state ये list 3 का मामला है education, पर ये list 3 में education कब आया? 1976 में आया. इससे पहले education किसका मामला था? solely of the state. पर इसके बावजूद भी सेंटर हमेशा से एजुकेशन के ऊपर अपनी पॉलिसीज बनाता चला आ रहा है. सो अब एक विजन ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही अपने लॉज बनाते रहे और पॉलिसीज बनाते रहे एजुकेशन को लेके, जैसे कि उसने अभी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 बनाई है, तो कहीं ना कहीं इट विल डिसरिगार्ड, इट विल नॉट पे अटेंशन टू, और इट विल डिसरिगार्ड the state's problems. और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज इन एजुकेशन मच लाइक एनी अदर प्लेस, मतलब अगर मैं एक क्लोथ्स की दुकान में, कपड़ों की दुकान में मैं एक सेल्स वुमन भी हूँ, तो हर एक जो क्लाइंट आएगा उसके साथ मैं कैसे बात करूंगी वो अलग होगा, क्योंकि हर एक क्लाइंट अलग है, उसकी नीड्स अलग है, उसके वांट्स अलग है. अगर मैं सेम स्पीच प्रिपेयर करके सबको सुनाती रही तो वो मेरे जो शॉप है उसमें बिक्री बहुत ही कम होएगी. I have to look at that person, that customer, and I have to change my pitch accordingly. In the same manner, as a teacher, right? बच्चे सारे के सारे सेम नहीं होते. किसी की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, किसी की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. दे आर नॉट द सेम. किसी का स्पीड बहुत ही कभी कभार आप भी मेरे को बताते हो यूट्यूब में, कभी हिंदी में बात कीजिए, कभी इंग्लिश में बात कीजिए, कभी व्हाई इज दैट? बिकॉज आपके देश में वैरायटी है लोगों की, और हर एक बच्चे का उतना ही हक है एजुकेशन के ऊपर.
तो अगर हम एक तरीके से भी अगर पढ़ाएं या एक तरीके का करिकुलम अगर हम सिलेबस बनाएं हर एक स्टेट के लिए, तो वो भी गलत ही होगा। ठीक है जी। सो इसीलिए ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स रीड इट। Towards the end of the recent webinar on the National Education Policy 2020, a retired civil servant asked a question referring to center state relations and roles in education. He asked whether the new policy gives the center a predatory role. The use of the word predatory felt a bit sharp in the context of education, but the intention obviously was to ascertain whether the new policy observes federal courtesy. मतलब ये जो नई पॉलिसी है, क्या वो स्टेट्स को नजर में रखते हुए बनी है या सिर्फ और सिर्फ सेंटर ने अपने लिए ये पॉलिसी बनाई है? दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट. So, was to ascertain. Even the 1986 policy did not fully acknowledge the variety prevailing in provincial practices and the legacies those practices are rooted in. So, before we go ahead, हम थोड़ा सा historical aspect इसका देख लेते हैं. Correct. सबसे पहली बात तो आपके पास आई थी एक कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन थी 1964 से लेके 1966 तक, जिसने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे कि एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए. इनफैक्ट हमारी जो एजुकेशन आज की डेट पे है, ये काफी हद तक इसी कमीशन की रिपोर्ट की वजह से है. सो सबसे पहले जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था वो 1968 में आया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन, जिसमें आपका 6 से 14 साल, मतलब 14 साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनकी टीचर्स को भी क्वालिफाइड होना चाहिए. फिर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस किया गया था और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो आज की डेट पे काफी ज्यादा न्यूज में आता है, ये आज नहीं बना था, ये कोठारी कमीशन की अप्रोच थी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, जिसमें इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी, इन तीनों लैंग्वेजेस की बात चली थी कि बच्चों को इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे वो है. राइट. और इस पॉलिसी की वजह से, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इस कमीशन की वजह से, इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने संस्कृत लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा महत्वता दी थी. पर ये कोठारी कमीशन ने नहीं किया है संस्कृत लैंग्वेज की बात. ये तो आपका पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, ये भी बात करता है कि संस्कृत लैंग्वेज को थोड़ी सी और महत्वता देनी चाहिए. फिर इसके बाद आई आपकी 1986 की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी. तो दिस इज राजीव गांधी के टाइम पे. सो इसमें क्या हुआ, कहते हैं रिमूवल करो डिस्पैरिटीज का. ये भी कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन की ही रिपोर्ट के बेसिस पे था. सो कहते हैं एससी और एसटी कम्युनिटीज, स्पेशली इनके लिए और बाकी सबके लिए भी और महिलाओं के लिए भी, ये जो एजुकेशन है इसमें जो डिस्पैरिटीज हैं, अनइक्वलनेस है, उसको हटाना चाहिए. ठीक है. फिर प्राइमरी स्कूल्स को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वता दी थी. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके इन्होंने शुरू किया था. फिर इसमें एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप इग्नू बोलते हैं, ये क्रिएट हुआ था 1985 में. फिर रूरल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की थी यहाँ पे. रूरल यूनिवर्सिटीज इट वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे. राइट. फिर इसके बाद दोबारा से एक बदलाव आया था 1992 में, कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में. सो इसमें कहा था कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए फॉर ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री. सो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज. राइट. फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर गवर्नमेंट ने जेईई, एआई ट्रिपल ई, एसएल ट्रिपल ई, इन सबको इंट्रोड्यूस किया था. सो
जेईई एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया, AIEEE एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया, जो आपके स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, SLEEE, all of this was introduced, right? So ये सारे के सारी थोड़े से बदलाव आए थे over the years. अब पढ़ते हैं. Even the 1986 policy did not fully acknowledge the variety prevailing in provincial practices and the legacies those practices are rooted in. कि मतलब 1986 में भी ये नहीं बोला कि ये जो अलग-अलग राज्य हैं, इनमें अलग-अलग तरीके की पढ़ाई इस वजह से होती है क्योंकि बहुत इतिहास में अगर हम जाएं तो उनकी लेगेसीज अलग-अलग हैं. पर इसके बारे में कभी बात हुई नहीं. The trend has been to assume that a national system would evolve and iron out provincial variation. तो तरीका ये इस्तेमाल किया गया कि अच्छा एक नेशनल सिस्टम बनाओ और वो नेशनल सिस्टम बाकी सारे प्रोविंशियल वेरिएशन या बाकी सारे राज्यों के डिफरेंसेस को हटा देगा, सिर्फ एक ही पॉलिसी चलेगी. दैट इज अ स्ट्रेंज assumption, ये एडिटोरियल कहता है. फॉर एजुकेशन टू फुलफिल इट्स रोल, it must respond to the specific milieu in which the young people are growing. So अगर कोई बच्चा रूरल एरिया से आ रहा है, अगर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करता है तो उसको उसी की लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए. कोई बच्चा पुणे से आ रहा है या कोई बच्चा हमेशा पूरी अपने उम्र अमृतसर में रहा है तो उनमें भी डिफरेंसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ इवन थिंकिंग. तो कहते हैं अगर एजुकेशन बढ़िया तब बनेगा जब हम देखें कि एक एक बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, कौन से शहर से आता है, फिर उस प्रकार से हम उसके लिए एक करिकुलम बनाएं और उसको पढ़ाएं. India has sufficient experience of attempts made from national level to influence systemic realities on ground. There is a considerable history of strong recommendations made by national commissions and of provincial recalcitrance. States have their own social worlds to deal with, and they often prefer to carry on the ways they became familiar with in the colonial days. कहते हैं बहुत सारी स्टेट्स में जिस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो कॉलोनियल डेज से सेम ही उन्होंने रखा हुआ है. और इसका एक प्राइम एग्जांपल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएट और जूनियर colleges in several states more than half a century after Kothari Commission gave its much acclaimed report. So Kothari Commission से junior colleges की कोई जरूरत नहीं है. आप बस 10+2+3 कीजिए, 10 साल की 10वीं हो गई, फिर 2 साल में 12वीं हो गई और फिर 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी. ये जूनियर कॉलेज वाली चीज कॉलोनियल टाइम से शुरू है और अभी भी पुणे, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये देखा जा रहा है. So evolution in the provinces, historically, the system of education evolved in the provinces. 100 years ago, the Central Advisory Board of Education was created to coordinate regional responses to common issues. So वो coordinate करता है regional responses to common issues, इसीलिए इसको बनाया गया. उसका advisory nature था कि वो basically एक discussion forum बनाए ताकि हम एक बहुत ही बढ़िया प्लान बना सके जो हर एक स्टेट के लिए भी बढ़िया हो, एजुकेशन को लेके, और पूरे देश के लिए भी बढ़िया हो. So, the Constitution in its original draft treated the state as the appropriate sphere for dealing with education. So, like I said, till 1976, 7 schedule का जो second list है, जो state list है, उसी में था education. But unlike some other federal countries, India chose to have a Ministry of Education at the center. So even though education का मामला state list में था, हमेशा से हमारी एक central ministry थी, Ministry of Education. Its role not merely was for decorative reasons, सिर्फ एमी नहीं बनी है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं बनी है. इनफैक्ट वो एम्स और स्टैंडर्ड्स बिल्ड करती है पूरे के पूरे देश को के लिए, ताकि एजुकेशन स्टैंडर्ड एक लेवल के हो. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये ऑथर कि हमेशा से स्टेट और सेंटर ने हमेशा कोऑर्डिनेट ही किया है एजुकेशन के मामले में. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इवन दो लिस्ट 2 का मामला था एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सेंटर पे थी
वो सिर्फ एक डेकोरेटिव रोल के लिए नहीं थी, वो हमेशा से हमें स्टैंडर्ड्स देती थी कि हमारे देश की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए. Soon after independence, a more substantial sphere of the center's activities in education emerged in the shape of advanced institutions in professional fields and schools specifically meant for children of civil servants transferable across India. So सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग से स्कूल्स बने, आर्मी वालों के लिए भी अलग से स्कूल बने, आर्मी स्कूल्स, क्योंकि उनकी भी ट्रांसफर होती थी, तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रांसफर होती थी, इसलिए अलग से स्कूल्स बनाए. Such institutions receive higher investment than the state could afford. The same can be said for national level resource institution which guided policy and encouraged new practices. So thus concurrency was already a reality, but before 1976 amendment formally included it in the constitution. यही लाइन एक क्वेश्चन हो सकती है बच्चे कि ये 1976 में कॉन्करेंट लिस्ट में आया एजुकेशन, लेकिन इसकी कॉन्करेंसी हमेशा से थी. What it might mean after the emergency is an open question. A decade later, when the national policy was drafted under a youthful leader, it emphasizes national concerns and perspective without specifically referring to the provincial practices. So again 1986 की बात कर रहे हैं कि राज्यों के बारे में अलग से नहीं लिखा है. Engagement with the state remained a function of the planning commission. In the meantime, a burgeoning private sector had begun to push both public policy and popular perceptions of education. The force of this push can be measured from the difference between the 1986 policy and its own action program published later, 6 years later. So कहीं ना कहीं private sector भी आने लग गया education में. Throughout 1990s, because you must understand 1991 LPG policy, so liberalization will start in the education sector also. So throughout the 1990s, those in charge of education remained hesitant to explain publicly how exactly liberalization would apply to this traditionally public responsibility. मतलब हमेशा से ये देखा गया है कि पैसे वैसे की बात नहीं होती एजुकेशन में, पर 1991 के बाद people started asking this question कि why education cannot be sold if there are willing buyers, कि हर एक चीज का अगर खरीदार है, अच्छी एजुकेशन के भी लोग खरीदार हैं, तो why should they also not start commercializing? Systemic chaos grew and leaving the policy behind. So now India has three systems, तीन type के systems, if I may say so. So कहते हैं एक तो central system है, जो कि एक एग्जाम बोर्ड पूरे के पूरे ऑल इंडिया के लिए है, जो कि इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाता है. टू रीजनल एलिट्स. व्हाट आर रीजनल एलिट्स? वो लोग जो एक रीजन में थोड़े से ज्यादा रिच है, जो बहुत ज्यादा फीस देने के लिए देने से पहले नहीं सोचते अपने बच्चे के लिए, एक वो सिस्टम है. फिर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है और यूनिवर्सिटीज हैं that have access to greater per capita funding than what their counterparts run in the states. So the first type of system that they are talking about is the central system. और ये जो सेंट्रल सिस्टम है, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है एलिट्स को ज्यादा, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो रही है. फिर सेकंड टाइप का जो सिस्टम है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो आपको लॉ, मेडिसिन, जर्नलिज्म वगैरह वगैरह पढ़ाता है. सो ये प्रोफेशनलिज्म एक हो गए जो कि स्टेट अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, एक हो गए जो सेंटर इंग्लिश में कर रहे हैं, और तीसरे टाइप की है प्योरली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो कि होते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड स्कूल बोर्ड्स एंड ग्लोबली कनेक्टेड, जिनका ग्लोबल एक्रेडिशन है, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन है जिनका, इनके बारे में. So international accreditation, accredited school boards and globally connected private universities are part of this third system. These institutions represent a new level of freedom from state norms. An explicit attempt was made under RTE to bridge the first two systems. The RTE is again parliamentary law, मतलब again ये किसने बनाया? सेंटर ने बनाया. Providing a set of standards for elementary education and a call to private schools to provide for social justice. 25% seats should be given to people who cannot afford इतना महंगी education. ये RTE ने किया और ये भी parliamentary ही law है.
in higher education, such an attempt to balance private autonomy with an obligation to provide social justice is yet to be made in any palpable sense. मतलब बोल तो दिया है कि ये वाली चीज हम करेंगे एंड सोशल जस्टिस करेंगे प्राइवेट स्कूल्स में, पर प्राइवेट स्कूल्स में जब ऐसे बच्चे जाते हैं 25% सीट के ऊपर, ऑलरेडी जो 75% है, 75% है, जो एलीट है, जो रिच हाउस होल्ड से आते हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, ये 25% वाले बच्चों के तौर तरीके अलग हैं, दोनों में ऑलरेडी एक गैप है, एंड ये गैप ओवर एम्फसाइज हो जाता है जिस वजह से जो ये मार्जिनल सेक्शन से आते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू गो टू सच स्कूल्स बिकॉज बुलिंग हो जाती है, थोड़ी डिविजन ज्यादा हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको एक कंपटीशन समझते हैं एंड दे एंड अप डूइंग वेरी वेल, बट मेजोरिटी की बात मैं कर रही हूँ कि जब वो एक स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे बाकी सारे के सारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, their uniforms are a little different than theirs, उनके bags are a little different, trendy bags लेकर आते हैं, अलग उनकी बातें होती हैं, so some kids are not able to integrate into such classrooms. The least we might expect would be reliable mechanism to reconcile the marking difference. So कहते कोई कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए जो मार्क्स का थोड़ा सा बता सके, कि कंपेयर हम कर सकें कि अच्छा पंजाब स्टेट बोर्ड एजुकेशन में अगर इस बच्चे को इतने अंक मिले हैं, तो इसको अगर मुझे कंपेयर करना है सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के साथ, तो किस पैमाने पे, मतलब किस किस तरीके से मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ, दे आर इनकॉम्परेबल दीज डेज. So far harder is the coordination required in adherence to the social responsibilities in the period of rapid economic change. Education must mediate between different social strata divided by caste and economic status. कहते हैं education इस तरीके की होनी चाहिए कि caste के difference, class का difference कोई रहे ही ना. Social vision, we must ask. Okay, so एक इन्होंने एक quotation ली है late JP नायक की. कहते वी मस्ट आस्क व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी वी वांट बिफोर वी ड्राफ्ट अ पॉलिसी इन एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन की पॉलिसी होगी उसी तरीके की जनरेशन आपके देश में होगी, वैसी ही सोसाइटी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट philosophical question, we also need a systemic vision, both for the recovery of the institutional decay and for the future progress. एक हमें systemic vision चाहिए. एक ना कुछ चीजें हैं हमारे स्कूलों में जो ऑलरेडी डीके हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और कुछ हैं जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए होती हैं. सो ये दोनों की दोनों को सिस्टम के अंदर डालना बहुत जरूरी है. फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी इज अनलाइकली टू ऑफर एनी रियल सोल्यूशन. कहते सिर्फ फंक्शन में अगर आप यूनिफॉर्मिटी रखो तो हमें कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलने वाला. The assumption is that old structure will melt like wax under the heat of an empowered vision. ऐसा नहीं होता. कहते अगर एक नई पॉलिसी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि अच्छा पुराने सारे की सारी चीजें अपने आप वैक्स की तरह मेल्ट हो जाएंगी. आपको पूरा सिस्टमिक एक रिफॉर्म चाहिए होगा. The idea of a monolithic regulatory architecture. Why monolithic? Because made by just one type of stone. तो एक ही तरीके का आर्किटेक्चर अगर आप रख रहे हो, द आइडिया ऑफ अ मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर टू कंट्रोल अ सिस्टम दैट इज प्राइवेटाइजिंग at a rather rapid pace, suggesting a tempting impulse rather than a considered plan. So मतलब एक टाइप की अगर एक ही चीज को नजर में रखते हुए आप पॉलिसी बनाओगे तो इट इज बाउंड टू फेल, क्योंकि इतना ज्यादा डायनामिज्म है सोसाइटी में, हमें वो डायनामिक स्ट्रक्चर को साथ में लेते हुए अपने पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. So sufficient indication has existed for many years now that economic policy favors greater private enterprise in higher education. The many different ways in which states have maintained their colleges and universities cannot all be regarded as signs of dysfunctional or failing system. If failure is the criteria for remedy, gradation of failure will have to be determined first and their causes studied afterwards. कहते हैं अगर सिर्फ फेलियर के वजह से आप रेमेडी कर रहे हो तो आप फेलियर के भी स्टेजेस बनाओ, क्योंकि कहीं कहीं स्टेट्स में फेलियर कम है, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में फेलियर बहुत ही ज्यादा है. तो जहां फेलियर बहुत ज्यादा है पहले वहां काम करो और इस तरीके से सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ. To accept that one size does not fit all and then to push every foot into a chosen shoe takes a self contradictory parlance to a new level.
कहते पहले तो बोल रहे हो कि हम डाइवर्स हैं, फिर बोल रहे हो कि एक ही पॉलिसी चाहिए एजुकेशन की, तो you're not making sense. That is what the editorial is saying, ignoring the fact that RTE is only not being fully implemented. Correct? RTE को तो पहले implement कीजिए. That is what the editorial is saying. So a vital role was played by the highest judiciary in pushing the polity towards recognizing children's right to be at school rather than at work. कहते the consensus for such a law was not difficult. मतलब ऐसे law बनाना बहुत ही difficult होता है, बहुत ज़्यादा debates चाहिए होते हैं. इतना बड़ा डिसीजन लेना कि बच्चों बच्चों को 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनको किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसके लिए भी आपको हाईएस्ट जुडिशरी की मदद लेनी पड़ी. तो कहते हैं बहुत ही सोच समझ के ऐसी एजुकेशनल पॉलिसीज बनानी चाहिए. सो दिस वाज अबाउट योर एजुकेशन. देन दे आर टॉकिंग अबाउट बैक टू स्कूल. So reopening will prevent a washout year for students, but the pandemic is not past. What is happening is right now हर रोज न्यूज़पेपर में कहीं ना किसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन अब अनलॉक शुरू हो चुका है बहुत सारे स्टेट्स में और कैसे हम लोगों को अब अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी. So क्या हुआ कि it is the decision of many states to reopen schools in November and attendance at school remains voluntary. अभी children have been told, मतलब the parents have been told कि आप ही बताइए कि आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं यहाँ पे. And कहते बाकी सारी चीजें जब खोल रहे हैं, shops and restaurants and buses and urban trains वगैरह वगैरह, सिनेमा भी अगर आप खोल रहे हैं तो practically आपको स्कूलों को भी खोलना चाहिए. ये अलग बात है कि अगर आप स्कूल को खोल रहे हो तो साथ ही साथ आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे देखने पड़ेंगे, बच्चों को खुद भी देखने पड़ेंगे. दे मस्ट रियलाइज दैट दे आर लिविंग इन हाउसेज विद एल्डर्स. ये देखा गया है कि चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड लेस देन 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस इन 27 यूरोपियन कंट्रीज. तो ये यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि दे रिप्रेजेंट लेस देन 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस. बट ये सारे बच्चे जब अपने घर वापस जाते हैं तो वल्नरेबल अडल्ट्स के पास जाते हैं, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. So all of these editorials for the past few days have been teaching us कि हमें mandatory conditions like mask and social distancing and hand hygiene वगैरह करनी चाहिए, meaning thereby कि economy can't stop now because already बहुत ज़्यादा effect उस पे पड़ चुका है. But that does not mean कि हमें अपनी health को disregard करना चाहिए. So France is even asking small children to wear masks along with the teachers, and they should, right? And reopening will revive the economy, but it will not impose a deadly price, but it need not impose a deadly price in the form of avoidable and invisible death amongst the elderly and the vulnerable. तो ये करने की जरूरत नहीं है हमें. We should take care of it. Next आ गया end of a tunnel. This is with respect to GST, goods and services tax. The welcome pickup in GST revenue may not yet signal a sustainable economic recovery. Over 1.05 lakh have been collected from goods and services tax in October, the highest monthly revenue from indirect taxes since February 2020. तो ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी रिकवर कर रही है. We are coming back and we are increasing our GST revenues because of the economic activity. ये हमने कल भी किया था, तो in detail अगर आपने नहीं किया है तो आप कल वाला पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए. Just that इसमें purchasers मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में बात की गई है, विच वी कैन टॉक अबाउट. सो परचेजर्स मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो ये कह रहा है कि how is it used? It is basically based on perception of the industry people.
उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आपके ये सिस्टम में ये जो इकोनॉमी है ये बढ़िया कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आके ये चीज़ बताते हैं जिस वजह से हम बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री या फिर अच्छा कर रही है या फिर अच्छा नहीं कर रही है। सो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन विच सेक्टर, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, इन द सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो। सो ये कहा गया है कि इस मैनेजर्स परचेजिंग इंडेक्स से हमें ये पता चल रहा है दैट आवर इकोनॉमी इज डूइंग रादर वेल दीज डेज, राइट? सो लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स, ना ऑटो मेकर्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अब दीपावली आ रही है तो बहुत सारे लोग नए नए गाड़ियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबको यूज करके ये सोचना कि हाँ हमारी इकोनॉमी अच्छा ही कर रही है, दिस इज अ प्री मेच्योर एंड इल्यूजरी प्रोग्नोसिस, राइट? Talking up the economy is perhaps a necessary policy device at times, but equally critical is its realistic assessment of ground reality so as to prepare better for what lies ahead. कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे हमारे जो सिस्टम में है वो है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट को भी हमने ठीक करना है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। Next, let's go on to the next article. The next article is about reinforcing RBI's accountability. This is a very interesting article. Let's talk about it in detail. Right. Popular narrative suggests that the central government, led by PM Narendra Modi, has a low tolerance for inflation. So, ये कहने की कोशिश, let me just tell you about this. So, 4%, 2%, 6%, ये है हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमारी इन्फ्लेशन इतने में ही होनी चाहिए, अगर इतनी इन्फ्लेशन रहे तो हमारी प्रगति होगी। ये इन्फ्लेशन इतनी ही रहे, ये काम किसका है? ये काम है आरबीआई का। और ये फिक्स कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 लोग आते हैं आरबीआई से और 3 लोग आते हैं सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी ये देखा गया है कि ये जो टारगेटिंग हमने रखी है, ये जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पे रखी है, ये किस किस बेसिस पे रखी है? कहते हैं डेटा इनसफिशिएंट होता है कभी कभी, तो हमने आपको एक रेंज दे दी कि इस रेंज में आपको इन्फ्लेशन पक्का ही पक्का रखनी है ताकि आपके ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। अब जब भी इस रेंज में ये ना रहे, इस रेंज में अगर हमारी इन्फ्लेशन ना रहे, लेट्स से 6% से ज्यादा रहे या 2% से कम रहे फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। क्वार्टर्स क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कहते हैं अगर इसमें भी 7% रहे, इसमें भी 7% रहे, इसमें भी 7% रहे, अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स में इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज का ब्रीच हो जाए, तो ये आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाके ये बताना पड़ेगा कि हम इस रेंज के आगे या इस रेंज के पीछे क्यों रहे फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स। नाउ दिस बिकम्स a mandatory obligation upon the RBI to give a reason for this. Now, inflation target notified in August 2016 is 4%. The upper tolerance level was 6%, and the lower tolerance level was 2%. Average inflation overshooting the upper tolerance level or remaining below the lower tolerance level for any 3 consecutive quarters constitutes a failure to achieve inflation target. In such an event, the RBI is required to send a report to the Center Finance Ministry stating the reasons for the failure to achieve the inflation target, the remedial actions it proposes to initiate, and an estimate of the time period
and the estimate of the time period within which it is going to achieve the inflation target. तो फिनमिन को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाके क्या बताना पड़ेगा आरबीआई को कि क्या रीजन था कि हम इस टारगेट में नहीं रह पाए, क्या हमारे रेमेडी एक्शंस होंगे और कितनी देर में हम इस टारगेट में दोबारा से आ जाएंगे. Now, data limitations. So, this is probably because high inflation. Now, for a while now, a determined lobby with elements both within and outside the government are saying that in injecting confusion into the discourse on the desirability of persisting with the inflation targeting regime. This is probably because high inflation makes all this measured in nominal terms appear rosier, like business revenues, profits or tax collection. Simple रखते हैं. अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे गुड्स का दाम बहुत ही ज्यादा है, तो ऑब्वियसली लोगों ने ज्यादा पैसा मुझे दिया और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा गया कि प्रियंका ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया. पर प्रियंका ने पैसा कमाया नहीं है. प्रियंका ने एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से उसके गुड्स एंड सर्विसेज का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से कस्टमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ा. अब जब प्रियंका की पॉकेट में ये पैसा आएगा तो उसको भी तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना दूसरी चीजें खरीदने के लिए. इन्फ्लेशन तो हर एक चीज में बढ़ती है, दाम हर एक चीज का बढ़ता है. अगर मैं गाड़ियां बेच रही हूँ, गाड़ियों का दाम बढ़ा तो मुझे ज्यादा पैसा मिला, लेकिन वो ज्यादा पैसा यूज करके जब मैं आटा खरीदूंगी तो उसका भी तो दाम ज्यादा ही होगा ना. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर. करेक्ट. सो the minutes of the Monetary Policy Committee meeting after its August policy review suggest that RBI's defense for the breach of 4% inflation and 6% upper tolerance limit was the handicap of the data limitation. The normal data collection exercise of the NSO was disrupted during the lockdown imposed due to the COVID-19 pandemic. मतलब जो हमारा नॉर्मल डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है वो इतना ज्यादा हो नहीं पाया. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इतना काम नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन था हर जगह. तो कहते क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे फिगर्स नहीं थे तो जाके शायद ये गलत हमारा आ गया रिजल्ट, और शायद हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिमिट से आगे नहीं बढ़े हैं. शायद ये गलत डेटा की वजह से ये रिजल्ट आया है. बट ये कहा गया, even so, justification of data compilation, which is a rather weaker one, which is a rather weak one, it has been reported, is likely to be made on the basis for exempting RBI from complying with the requirement of writing to the finance ministry. तो कहते क्योंकि डेटा कलेक्शन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम आरबीआई को बोलने वाले हैं कि इस बार आपको ये एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है फिनेंस मिनिस्ट्री को. कहते दिस इज इनएक्सक्यूजेबल. अगर बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, अगर आरबीआई बताएगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है तो उसको उतनी पॉलिसी डिसीजंस नहीं मिल पाएगी और वो प्रॉब्लम से उभर नहीं पाएगा. सो ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट इज लैकिंग हियर. लेट्स रीड द लास्ट few highlighted statements. Why should the RBI not be made to explain what it plans to do to control inflation? The central bank should be allowed to state expressly what support by way of government policy it needs to meet the inflation target. Transparency can enable more informed decision making within the government. Greater public scrutiny of the RBI's performance and an improved inflation targeting regime. To slack off on it would be to compromise with credibility, transparency, predictability of the monetary policy. So ये कहा गया है कि even though हम inflation targeting की रेंज से बाहर हैं, आरबीआई को इस बेसिस पे हमें एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए कि अरे डेटा नहीं कलेक्ट हुआ. हमें इनफैक्ट आरबीआई से ये एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए ताकि आरबीआई हमें बताए कि किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला है इन द कमिंग फ्यू इयर्स. Now we come down to the next one. This is nutrition fallout of school closures. So COVID-19 की वजह से एक और प्रॉब्लम जो हमें उभर के देखने को मिली है is that मिड डे मील स्कीम्स. ये मिड डे मील स्कीम्स नहीं जा रही हैं बच्चों के पास. वैसे भी जब बिफोर कोविड की अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम्स बिफोर कोविड,
तो हमें मिड डे मील स्कीम्स मिल रही थी। आफ्टर कोविड बहुत सारी स्टेट्स ने ये बोला था कि ये सारे का सारा आपको आपके घर तक खाना हम पहुंचाएंगे। वो नहीं हो पाया है, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि ये जो मिड डे मील है, दिस contributes to 1/3 of the nutrition that a child is supposed to get, क्योंकि ये एक मील की बात है ना। मतलब 2/3, मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर वाला जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, 1/3 न्यूट्रिशन लेवल मिल रहा है एक बच्चे को। ये देखा जाता था इवन बिफोर कोविड पैंडमिक कि बहुत सारे बच्चे खाली पेट आते थे स्कूल, और फिर जाके वो ये मिड डे मील स्कीम खाते थे। दिस वाज एक्चुअली द ओनली इंसेंटिव फॉर मोस्ट किड्स टू कम टू स्कूल। और इसलिए न्यूट्रिशनल कैपेसिटी हमारे देश में बहुत कम है। और ये बहुत ही ज्यादा और उभर के तब आया जब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट आई, विच इज प्रिपेयर्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन पार्टनरशिप with other UN organizations, right? So 369 million children globally were losing out on school meals, a bulk of whom were in India. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक 94 आया है 107 कंट्रीज में। और ये देखा गया है कि हमारे देश में बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके अंडर अंडर न्यूट्रिशन एंड वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स काफी ज्यादा खराब है। करेक्ट। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने भी बोला है कि अनलेस स्कूल सर्विसेज एंड सोशल सिक्योरिटी आर यूनिवर्सली स्ट्रेंथन, देयर इज अ रिस्क दैट सम चिल्ड्रन मे नॉट इवन रिटर्न टू स्कूल्स व्हेन दे रीओपन। ये भी देखा गया है कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते। बहुत ज्यादा एनरोलमेंट रेशियो भी कम हो गया है। बहुत सारे बच्चे अब इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए हैं क्योंकि उनकी फैमिली इनकम खत्म हो चुकी है। ये जो अभी हमने बात की थी कि एक मिड डे मील स्कीम में 450 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है, विच इज 1/3 ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड ये भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे एम्प्टी स्टमक आते हैं और मिड डे मील स्कीम उनका मेजर सोर्स ऑफ नरिशमेंट है। नाउ दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट कोविड के टाइम पे कैसे सरकारों ने बोला कि हम आपके घर तक ये पहुंचाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया ना। चिल्ड्रन एंगेज इन लेबर टू सप्लीमेंट द फॉल इन फैमिली इनकम इन वल्नरेबल हाउस। तो बच्चे बहुत सारे स्कूलों को छोड़ के अपने घरों के लिए, क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है, इसलिए काम करना शुरू कर चुके हैं। अब इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल फीडिंग, राइट? सो देर इज अ सजेशन कि लाइवलीहुड मॉडल कर सकते हैं दैट लिंक्स द लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स विद द मिड डे मील स्कीम्स। मतलब ये फार्मर्स भी अपना प्रोड्यूस सप्लाई कर सकते हैं और बच्चे इसको खा सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा रूरल लाइवलीहुड को और लोकल इकोनॉमी को, और फुलफिल करेगा आत्मनिर्भर पोषण एजेंडा को। किचन गार्डन्स भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन्स बनने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सकते हैं मिड डे मील स्कीम के लिए। फ्री अर्बन कैंटीन्स, कम्युनिटी किचन्स, जो कि कोविड के बाद काफी ज्यादा देखने को मिली है। और लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स विल आल्सो एड टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो ये इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हैं जिससे नरिशमेंट भी मिलेगी बच्चे को और लोकल फार्मर्स को भी एक जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है HC पैनल क्वेश्चन सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई MPs। अभी तक हमने ये देखा है कि जब भी स्पेशल कोर्ट बनता है, कोई भी स्पेशल कोर्ट बनता है, तो वो स्पेशल कोर्ट बनता है एक ऑफेंस के लिए, राइट? जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बना, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाई किस पे जा रही है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बना। तो कभी भी हमेशा ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट बनता है। कहते ऑफेंडर के लिए स्पेशल कोर्ट हमने कभी भी नहीं सुना, राइट? So question the High Court, Madras High Court question the constitution validity of setting up special courts to exclusively try the MPs and the MLA, because they said special courts are offense centric, they are not offender centric. And special court हमेशा कैसे बनते हैं? स्टैट्यूट से बनते हैं, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन या किसी जुडिशियल डिसीजन की वजह से नहीं बनते हैं। So to bring this fact to the notice of the Supreme Court to get an exemption from establishing special court for trial of cases involving MPs and MLAs. और ये जो एक्ट्स हैं ये पार्लियामेंट ही बनाएगी। सो इट्स वेरी इट विल बी वेरी रेयर व्हेन द पार्लियामेंट विल मेक एन एक्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, सॉर्ट ऑफ।
केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब इम्प्लीमेंट किया है 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा. ईडब्ल्यूएस तो इज ओल्ड न्यूज. टेररिज्म नोज नो बाउंड्रीज. This is about the attack that has recently taken place in France, and how people are talking about कि terrorism को globally सारे के सारे countries को इकट्ठे मिल के defend करना चाहिए और उसको eliminate कर देना चाहिए from their countries, right? Then we come down to other articles. 32% of the candidates have criminal cases in the Bihar elections. So this is quite अभी आपका पेज 1 भी criminalization of politics की बात कर रहा है. 89% of the assembly constituencies have 3 or more candidates who have declared criminal cases against them. This is very scary, and something must be done for it. J&K government defends new land laws. मतलब ये जो न्यू लैंड लॉज है, कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया लैंड लॉज है. JNK के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. ये पिछले 2-3 दिन से हम लैंड लॉज की बात कर रहे हैं. अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज आप पहले वो सुनिए कि JNK के न्यू लैंड लॉज है क्या, and then you can come on to this. And they're just basically saying here, JNK की government is saying that जो पुराने laws थे वो काफी उटपटांग से थे. कहीं पे फैमिली की डेफिनेशन कुछ और थी, कहीं पे कुछ और थी, कहीं पे एलियनेशन ऑफ लैंड कुछ और था, कन्वर्जन ऑफ लैंड की कोई और डेफिनेशन थी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. और ये लैंड लॉज हैव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द JNK रेजिडेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि सारे लैंड्स आर अवेलेबल टू अदर पीपल आउटसाइड. फिर बताया गया है केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ केसेस उसने देखे हैं. डिसाइड द केसेस अगेंस्ट फॉरेन तबलीगी मेंबर्स एज सुप्रीम कोर्ट. तो ये देखा गया है कि पहले तो फॉरेन जो तबलीगी जमात मेंबर्स थे उनके ऊपर ये बहुत ही सीरियस एक ऑफेंस डाल दिया गया था कि वो यूज कर रहे हैं फेक पासपोर्ट्स टू एंटर आवर कंट्री अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. लेकिन अब ये वाला केस उनका खत्म हो चुका है. बोला गया है कि नहीं, उनके पास बिल्कुल बढ़िया ठीक पासपोर्ट्स थे, लेकिन फिर भी उनको यहीं पे बैठाया हुआ है और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है ऐसे फॉरेनर्स को फ्रॉम 35 नेशंस. और कहते हैं ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है ऑफ आर्टिकल 21. तो फटाफट से इनके केसेस को डिसाइड कीजिए एंड let them go back to their countries. That is the basic aim. Central nod for several key appointments in ED. We all know what is ED, Enforcement Directorate, right? अब ये होता क्या है, ये एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की एनफोर्समेंट के लिए बना है. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. ठीक है जी. और इसके जोनल ऑफिसेस हैं 10, और इसका काम यही है हवाला ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह को रोकना. अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसके अटैच कर देना प्रॉपर्टी को ताकि वो उसको बेच ना सके. ये सारा काम होता है. तो इसमें काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स होंगी आपके लिए. ED एज अ बॉडी इज इम्पोर्टेंट. दिस इज जस्ट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स विजय माल्या. तो अपेरेंटली अब यूके के कोर्ट ने बोल दिया है कि एक्स्ट्रेडिशन होनी चाहिए, लेकिन अब यूके के कोर्ट में कुछ सीक्रेट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जो हमारी कोर्ट्स को नहीं पता. और विजय माल्या के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो इस केस से, मुझे निकाल दो इस केस से, मुझे नहीं करना ये केस. पर यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप नहीं निकल सकते. आप पहले हमें ये बताइए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सीक्रेट प्रोसीडिंग, और क्या हो रहा है और कितनी देर तक ये सीक्रेट प्रोसीडिंग चलेगी. सो वी आर बेसिकली वेटिंग. सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड हिज लॉयर्स प्ली एंड वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम हियर, एंड दैट विल हैपन सून. स्टेट सजेशन सॉट टू अमेंड IPC. 2018 में भी IPC में बदलाव आया है, 2016 में भी. जैसे जैसे हम और आगे बढ़ी जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में. IPC 1860 की है, तो साथ ही साथ उसकी चेंजेस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अब स्टेट से सजेशन मांगा जा रहा है कि कैसे हम इसमें बदलाव लेकर आए. राइट. एंड इसके बाद रह जाता है एक आर्टिकल, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोज फास्टेस्ट सिंस 2007. जो PMI है जो अभी हमने बात की है, इट इज शोइंग कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की ओर जा रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से और बहुत सारे स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है बहुत ही ज्यादा, विच इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर अस. एंड द वेरी लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज दैट GST का
शॉर्टफॉल जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है उसके शॉर्टफॉल का सेकंड ट्रांच सरकार अब देने वाली है 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को 6,000 करोड़। इसमें एंड करने से पहले बस मैं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये बोला गया था कि बेस ईयर हम रखेंगे क्योंकि 2017 में ये आई। 2017 से लेके 2022 तक 5 साल तक सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि मैं स्टेट को कॉम्पनसेट करूंगा। किस बेसिस पे? सो कहा बेस ईयर हम रखेंगे 2015 से लेके 2016, 2015 से लेके 2016, राइट। और इसमें हम बोलेंगे कि इसमें जितनी भी ग्रोथ हुई थी स्टेट्स की और आज की डेट पे ग्रोथ देखेंगे स्टेट्स की, अगर 14% से ज्यादा का शॉर्टफॉल है तो जाके सेंटर स्टेट को पैसा देगी। सो इस ग्रोथ से इन दोनों ग्रोथ को कंपेयर किया जाएगा। अगर 14% से ज्यादा शॉर्टफॉल है तो जाके उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी। Well, that is all for today. I will see you tomorrow. Thank you very much and keep studying.